हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th हिंदी की बुक का चैप्टर 3 साना साना हाथ जोड़ी का पार्ट 3। बहुत बड़ा चैप्टर है ये, मतलब सीरियसली बहुत ही बड़ा चैप्टर है। मतलब एक बार पढ़ने बैठो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए इसके ज़्यादा पार्ट्स भी बन रहे हैं। तो देखते हैं इसका पार्ट 3। हाँ, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक इससे पहले का हमने देख लिया था। अब आगे और ज़्यादा हाइट पर राइटर जो हैं वो जा रहे हैं। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियाँ, सब पर बादलों की परत थी। जहाँ तक ये जा रहे थे वहाँ तक हर रास्ते पे सिर्फ मतलब इन्हें बादल ही बादल दिख रहे थे। सब कुछ बादल में था। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप। खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था। मतलब इतना आगे रास्ते मतलब इतने खतरनाक थे कि मतलब उस रास्ते पर सिर्फ एक जीप निकलने तक ही सिर्फ और सिर्फ जगह थी। और उस पर बारिश भी पड़ने लगी। एक चूक और सब खलास। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। तो देखिए, एक तो रास्ते बहुत खतरनाक थे, ऊपर से बारिश भी पड़ने लगी थी, तो जीप भी फिसलने वाली हालत में आ गई थी। अब हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। मतलब ऐसी इतनी हाइट पर पहुंच गए थे कि सिर्फ यही लोग जैसे घूमने के लिए वहाँ पर गए हुए थे और कुछ भी नहीं आसपास नहीं दिख रहा था। फिर नज़र पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर। इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड। मतलब अगर आप शादीशुदा हैं तो स्पीड में मत चलाइए, उसको डाइवोर्स कर दीजिए, उससे दूर चले जाइए। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े तो फिर एक चेतावनी। दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। करीब आधे रास्ते तक धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नारके उत्साहित होकर कहने लगा, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्ज़रलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्ज़रलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और ना ही इतना सुंदर। तो मतलब स्विट्ज़रलैंड, इंडिया का स्विट्ज़रलैंड बोलने लगे, क्योंकि फिर उनकी जो फ्रेंड स्विट्ज़रलैंड जो कि गई हुई थी, उन्होंने कहा कि स्विट्ज़रलैंड ना ही इतना ऊंचाई पर है और ना ही इतना खूबसूरत है जितना कटाव है। हम कटाव के करीब आ रहे थे सॉरी, क्योंकि दूर से ही बर्फ़ के ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बची रह गई और कहीं वह धूप में बह गई। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि पाउडर डाल दिया हो पहाड़ों पर। इतने खूबसूरत लग रहे थे पहाड़। नागिन ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए, एकदम ताज़ा बर्फ़ है। लगता है रात में ही बर्फ़ गिरी है यहाँ पर। थोड़ी और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ़ से ढके पहाड़ दिख रहे थे। साबुन के झाग की तरह सब ओर गिरी हुई बर्फ़। मैं जीप की खिड़की से मुंडी यानी कि सर निकाल निकाल दूर दूर तक देख रही थी चांदी से चमकते पहाड़। तो मतलब क्योंकि अब उन पे पहले रात को बर्फ़ पड़ी थी, अब धूप पड़ रही थी उन पे, तो बहुत ज़्यादा वो चमक रहे थे। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोछो। मतलब कि उनको बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा था। वह उछल पड़ा, अरे यह नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा। तो क्योंकि उसकी नेपाली भाषा में बोला था, राइटर ने जवाब दिया था, तो वो काफ़ी खुश हो गया था। और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। तिम्रो माया सेंधो मलाई सच्छाऊँ, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चहु और मतलब बर्फ़ जो गिर रही थी वो सबको बहुत अच्छी लग रही थी। हर तरफ जो बर्फ़ बिखरी हुई थी, बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह। तो मतलब गाने गाने लगा था, इतना खुश हो गया था जितेन। हम सभी सैलानी यानी कि सारे के सारे जो टूरिस्ट थे, अब जीप से उतरकर बर्फ़ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ़ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नर्म नर्म बर्फ़। ऊपर आसमान और बर्फ़ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। तो पहाड़ इतने ऊपर थे कि आसमान ऐसा लग रहा था आसमान को चीर करके और ऊपर निकल गए हैं। कई सैलानी बर्फ़ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने लगे। तो लेट लेट कर खूब फ़ोटोज़ खिंचवाने लगे। मेरे पाँव छनछन करने लगे थे, पर मन वृंदावन हो रहा था। तो मतलब बहुत ही शांतपन हो गया था, बहुत ही खुश थी राइटर। भीतर जैसे देवता जाग गए। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ़ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर देखूं, पर मेरे पास बर्फ़ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाओ, यूमथांग, झांकू लेक तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या, एक भी दुकान नहीं थी। तो इन्होंने सोचा
खरीद लूँ बूट्स, बट कोई दुकान वहाँ पर थी ही नहीं। खैर, दनादन फ़ोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूँ। तो ये जैसे कि आसपास के लोग सब फ़ोटो खिंचवाने में लगे थे, बट राइटर उसको अपनी आंखों में बसा लेना चाहती थी उस मोमेंट को। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिमशिखर मुझे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। तो मतलब इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल माहौल इनको लग रहा था राइटर को, इतनी शांति और इतना पवित्र माहौल था, इसलिए कहती हैं कि शायद इसीलिए यहाँ पर आकर ऋषि मुनियों ने भी वेदों की रचना की थी। जीवन सत्यों को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा कि बड़े से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। तो मतलब इतनी शांति, इतनी अच्छाई सी वहाँ पे उनको महसूस हो रही थी कि चाहे अगर कोई क्रिमिनल भी आ जाए ना तो वो भी पवित्र हो जाए। और तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का अमंगल करने की प्रति भूल जाता था। मैंने मणि से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता? पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। तो मिल्टन है, मतलब इंग्लिश राइटर हैं, तो उन्होंने कहा था कि जो ईव है वो इतनी सुंदर है कि कोई बुरे से बुरा इंसान भी उसको देखे तो वो भी पवित्र हो जाए। तो इसी तरीके की बातें जो हैं वो मणि से पूछती हैं राइटर। बट मणि कुछ अपने ही ख्यालों में थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिमशिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतज़ाम करती है। सर्दियों में बर्फ़ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो ये बर्फ़ शिलाएं पिघल पिघल जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती हैं। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। तो जल संचय यानी कि किस तरीके से पहले तो सर्दियों में बर्फ़ गिरती है और फिर गर्मियों में बर्फ़ पिघलती है तो नदियों में पानी जाता है और लोग जब पानी के लिए तरस रहे होते हैं तो उन्हें नदियों से पानी मिल जाता है। किस तरीके से नेचर ने इतना वाटर कंजर्वेशन किया है ना। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया, जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हम हिम शिखरों का। तो मतलब माथा नवाया यानी कि उनको नमस्कार किया, प्रणाम किया कि कितना ऋण है, मतलब कितना कुछ ये नदियाँ, ये हिम पर्वत हमें देते हैं। संसार कितना सुंदर है। स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक छीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़नों का ख्याल आया। तो पहले इतना खुश हो रही थी बट फिर उन पहाड़नों का ख्याल आया जिन्होंने वो पत्थर तोड़े थे। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफ़र थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ। तो और आगे ये लोग बढ़े, सब कुछ इतना अच्छे एक्सपीरियंस लेते हुए फिर देखा तो जो फौजी छावनी यानी कि आर्मी के कैंटॉन्स वगैरह थे थोड़े थोड़े से। ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूर पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी ने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में उस समय तापमान -15 डिग्री OMG इतना ज़्यादा था, आप लोगों को बहुत तकलीफ़ होती होगी। वह हंस दिया, एक उदास हंसी। आप चैन की नींद सो सके इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। तो सैनिक -15 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर वहाँ पर पहरा दे रहे होते हैं। फेरी भेटुला, फिर मिलेंगे, कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव आर टुडे फॉर योर टमोरो। मतलब आज हम अपना मतलब आज दे रहे हैं ताकि हमारे देश का और हमारे देश के लोगों का कल सुरक्षित रह सके। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में वैसाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगते थे, हमारे ये नौजवान पौष माघ में सभी सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं। तो पेट्रोल के अलावा सब कुछ वहाँ पर जम जाता है, उस जगह पर भी तैनात रहते हैं हमारे देश के सिपाही। और जिन संघरे घुमावदार और ख़तरनाक रास्तों से गुजरते भर में हमारे प्राण काँप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन को अपनी मियाद के पूर्व ही ख़त्म हो गए होंगे। मतलब वो रास्ते बनाने में कितने लोगों की जान गई होंगी जिन रास्तों पर आज हम चल रहे हैं। हमें डर लग रहा है कि हम कहीं कुछ हो ना जाए। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच ही खोज यात्रा थी। पूरा सफ़र चेतना और अंतरात्मा को हलचल मचाने वाला था। बहरहाल हम लायुंग वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताज़ा आया था, तो फिर से ये लोग वापस जा रहे थे। जितेन थोड़े टाइम पहले ही नेपाल से आया था। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। ढेरों ढेर प्रियता और
रोडोडोंट के फूल, तो मतलब फूल अब इनको काफ़ी सारे फ्लावर्स दिखने लगे थे। जितेन बताने लगा, बस 15 मिनट में ही देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी है। तो जितेन ने बताया कि कुछ देर में ही हर तरफ फूल ही फूल दिखेंगे। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे जब वापस जा रहे थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ बाल बच्चों के साथ, तो बंदर भी थे काफ़ी। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख पिचौली दिखाती पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब यूमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद यूमथांग फीका लगा और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र। तो यूमथांग जब पहुँचे तो वहाँ पे मतलब इतना खूबसूरत इनको शायद नहीं लगा जितना इनको रास्ते में लग रहा था। तो फिर सोचते हैं कि मंजिल पहुँचने से शायद मंजिल पहुँचने तक का जो सफ़र होता है ना, वो ज़्यादा खूबसूरत होता है। बहरहाल यूमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किम युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? तो वो कहती है, नहीं मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलजुल कर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फल फूला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। सही है, सिर्फ चांदनी रात को भौंकते हैं क्या? विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है? खैर, ज्वार भाटा यानी कि टाइड्स। लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम की जानकारियाँ देता रहा, मतलब पल पल की हर चीज़ के बारे में बताता रहा। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बिखर गए थे। जिस तरह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वो मर जाएगा। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते, उसने जीभ निकालते हुए कहा। नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। देखिए मतलब कितना मतलब एक तरह से चलिए आप कह सकते हैं कि अंधविश्वास है, बट उस अंधविश्वास की वजह से हमारा पर्यावरण, हमारा एनवायरनमेंट कितना अच्छे से बच पा रहा है ना। तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है। मैंने कहा, गैंगटॉक नहीं मैडम, गंतोक कहिए। इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब है पहाड़, तो गैंगटॉक उसका नाम नहीं है, गंतोक नाम है उसका असली। मैं कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया। मैडम, यूमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए अभी भी रास्ते बन रहे हैं। तो भाई पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, फिर बाद में बन गया, तो अब टूरिस्ट आते हैं, वहाँ की इकॉनमी अच्छी हो गई है, लोग पैसा कमा रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन ही रहे हैं, नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन मैं कहती हूँ, जीप आगे बढ़ने लगती है। तो फिर वो जैसे बताता है कि ये रास्ते तो और बन रहे हैं, तो राइटर सोचती हैं कि हाँ शायद यही खोज है, इसी से तो ये खूबसूरती इस दुनिया में आती है। तो हो गया ये चैप्टर कंप्लीट। काफ़ी बड़ा चैप्टर था इसलिए टाइम लग गया, तो अब हो गया है। थैंक यू। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को और लाइक करिए वीडियो को।